Students, कैसे हो भाई सब लोग? This is the first lecture from the modern concept. I'm going to start with the subject preventive and social medicine, and the book I'm going to refer is SART series. The strategy I'm following is, first of all, I'll give you the most important point from the book and you have to highlight it in your book, and then I'll give you some homework question. Okay, let's start with the lecture. I'm not going to waste your time anymore. क्या है? The first chapter is, once again I'm writing the name of the book, SART series, the most important book of PSM. सब्जेक्ट क्या है? प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है. ओके, सेकेंड कॉफ का सब्जेक्ट है. तो ये है तहफ़्फ़ुज़ी व समाजित सब्जेक्ट है. ओके, तो इसके अंदर क्या है? चैप्टर 1 क्या है तुम लोगों का? तो चैप्टर 1 इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़. ठीक है, ये तुम लोगों को बुक के अंदर मिल जाएगा. बुक खोलो अपनी. सबसे पहले तो तुम लोगों को मेक श्योर टू हैव योर बुक विद यू व्हेन यू अटेंड द लेक्चर. ठीक है, जो जो मैं पॉइंट्स बताते जा रही हूँ उसको साथ साथ हाईलाइट कर लो. ये तुम लोगों के लिए वर्क करेगा इंशाल्लाह. उसके बाद जो है MCQ करेंगे. देखते हैं. ये फिर ये वाले जो पॉइंट्स बता रही हूँ ना, पहली बात तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोबारा बता देती हूँ. उसके अलावा तुम पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना, पर इनको पर ज़रूर पढ़ना है. इनको बिल्कुल एकदम याद करना. पूरा चैप्टर हम PSM की बुक में से नहीं पढ़ते. अब क्या है ना, जब मैंने स्टडी किया था तो मैंने क्या किया, पूरे चैप्टर्स पढ़े. ठीक है, उसमें से फिर प्रीवियस क्वेश्चन के MCQ के फिर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाले, फिर प्रीवियस ईयर के निकाले. तो उन सबको मार्क करके एक कंसाइज मेरे नोट्स बन गए बुक के अंदर ही. तो मैं तुम लोगों को डायरेक्टली वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रही हूँ. तो जस्ट गो थ्रू दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, मार्क माई वर्ड्स. इन पॉइंट्स को कर लो, बिल्कुल मत छोड़ना. चलो लेट्स बिगिन. पहला तुम लोगों का क्या है? पहले जो है WHO की डेफिनेशन है. हेल्थ की बात, जो ऑब्वियसली हेल्थ की बात हो रही है तो WHO की डेफिनेशन सबसे पहले आएगी. तो क्या है WHO ने डेफिनेशन दी है? हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी. सही सही बात है. सिंपल सी हमको बात पता है कि WHO ने जो बोला है कि हेल्थ जो है 3 चीज़ों से मिलके बनी है. फिजिकली इंसान फिट होना चाहिए, मेंटली इंसान फिट होना चाहिए, कोई उसको डिफॉर्म मतलब कि डिप्रेशन टाइप की कोई बीमारी ना हो, डिप्रेशन वगैरह. तीसरा जो है सोशल वेलबींग हो, मतलब सोशली वो जो है दूसरों से इंटरेक्ट करे, ऐसा नहीं कि अकेले अकेले रहे. और इसका उन्होंने ये भी कहा साथ साथ, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फॉर्मिटी. सिर्फ इसका हेल्थ होने का मतलब ये नहीं है कि कोई डिजीज़ नहीं है. ठीक है, उसका मतलब ये नहीं कि अगर डिजीज़ नहीं है तो वो पर्सन हेल्दी है, ऐसा कुछ नहीं है. उसको ये तीनों तीनों चीज़ें पूरी करनी चाहिए. सोशली, फिजिकली एंड मेंटली उसको हेल्दी होना चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट WHO ने बोला कि हेल्थ जो होती है मल्टी डायमेंशनल होती है. मल्टी डायमेंशनल का मतलब बहुत सारी चीज़ों से मिलके, बहुत सारे डायमेंशन से मिलके बनी होती है. फिजिकल डायमेंशन होती है, मेंटल डायमेंशन होती है, सोशल डायमेंशन होती है, स्पिरिचुअल डायमेंशन होती है, इमोशनल डायमेंशन होती है. इसका मतलब ये सारी डायमेंशन में इंसान जो है बिल्कुल परफेक्ट फंक्शनिंग, फिजिकली उसकी फंक्शनिंग अच्छी होनी चाहिए, मेंटली उसका बैलेंस अपने साथ और अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ होना अच्छा होना चाहिए. अगर ऐसा है कि कहीं भी जाता है कोई इंसान और चिड़चिड़ाहट है, आसपास के लोगों ही नहीं पसंद आ रहे, उसको एनवायरनमेंट, उसको अपनी जॉब नहीं पसंद आ रही, एनवायरनमेंट नहीं पसंद आ रहा, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम है. ठीक है, वो काम नहीं है वो इंसान. उसके बाद जो है सोशली वो जो है लोगों से उसके रिलेशनशिप्स, इंटरपर्सनल जो है रिलेशनशिप कम्युनिटी में और लोगों के साथ बहुत अच्छे होने चाहिए. स्पिरिचुअल डायमेंशन का मतलब ये है कि वो उसको मीनिंग और पर्पस ऑफ लाइफ पता हो, मतलब कि इंसान को पता हो कि ज़िंदगी हम जी रहे हैं तो उसको जीना आता हो, वो काम हो, मेडिटेट करता हो, मीनिंग और हमारी लाइफ का पर्पस पता हो. इमोशनली वो जो है बहुत हेल्दी हो. तो इस तरीके से ये सारे डायमेंशन है. बस इतने इम्पॉर्टेंट तुम लोगों को क्या याद रखना है कि हेल्थ जो होती है मल्टी डायमेंशनल होती है. ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला कर लो. ये वाला याद नहीं रखोगे चलेगा, ये वाला पॉइंट याद रखना है. नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ. बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ होते हैं. लाइफ बुक में लिखा हुआ है लाइफ स्टाइल, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, पर हमको क्या याद रखना है? वी हैव टू रिमेंबर ओनली वन पॉइंट.
कौन सा पॉइंट, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट। बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, हेल्थ का डिटर्मिनेंट क्या है, हेल्थ को कौन डिटर्मिन करता है। बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट का मतलब ये है जो इंसान की जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलिए, कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंडिविजुअल को की हेल्थ को इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल किसी के अंदर किसी वजह से कोई G6PD एंजाइम होता है एक तरीके का। G6PD क्या है, हम लोगों को पता है ये क्या होता है, एंजाइम होता है ना। तो ये इस एंजाइम की किसी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाए, कि किसी वजह से हो सकती है डेफिशिएंसी, जो इसका जीन है G6PD एंजाइम बनाने वाला जो है उसका जो जीन है वो डिफेक्टिव हो जाए, ठीक है, जीन क्या हो जाए, डिफेक्टिव हो जाए। जब ये जीन डिफेक्टिव हो जाएगा तो क्या है, वो क्या करेगा, इंडिविजुअल की हेल्थ को इफेक्ट करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इस G6PD का फुल फॉर्म है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम क्या करता है, आरबीसी को वर्क कराने में हेल्प करता है, आरबीसी के जो काम करता है आरबीसी उसमें हेल्प करता है ना। ताकि आरबीसी जो है प्रॉपरली अपना काम कर सके। अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आरबीसी लैग कर जाएंगे, आरबीसी नहीं काम करेगा, और फिर क्या होगा, आरबीसी जब काम नहीं करेगा तो उसमें अनीमिया हो जाएगा। उस केस में क्या हो जाएगा, आरबीसी काम नहीं करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, तो सिंपल है। डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ में बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट, उसका एग्जांपल जो है, एग्जांपल याद रखो G6PD डेफिशिएंसी, यानी कि कोई जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिफेक्ट हो रहा हो जिसकी वजह से हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा हो। उसके बाद जो है कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग, इसमें हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ है उसकी इनकम क्या है, उसकी ऑक्यूपेशन क्या है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स ऑफ हाउसिंग, सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन। थर्ड है लेवल ऑफ प्रोविजन ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, रिक्रिएशनल एंड अदर सर्विसेज। अब मतलब क्या है, 3 चीज़ें बस याद रखो। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसके ऊपर डिपेंड करता है, हम कैसे रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, कि इनकम कैसी है और क्या काम करता है इंसान, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इनकम अच्छी है, लाखों में कमा रहा है, पर उसका जो है काम जो है बहुत बेकार सा, मतलब क्या बताऊँ कि मान लो फॉर एग्जांपल कोई कबाड़ का काम कर रहा है, ठीक है, पर उसकी इनकम अच्छी है, ऑक्यूपेशन और इनकम दोनों पे डिपेंड करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो सोचो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा। इंसान जो है जिस तरीके का काम करता है उससे भी उसका जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे इफेक्ट होता है। ओके, उसके बाद जो है हाउसिंग, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, कितनी वो सफाई रखता है, किस तरीके की हाउसिंग है उसकी, किस तरीके का वो न्यूट्रिशन लेता है। नेक्स्ट क्या है, लेवल ऑफ प्रोविजन ऑफ हेल्थ, एजुकेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें, बस ये 3 चीज़ें इसके अंदर याद रखो, इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या है, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड करता है पर कैपिटा GNP पे डिपेंड करता है, बस इतना याद रखो। वो ये भी याद रखोगे तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लेवल ऑफ लिविंग। लेवल ऑफ लिविंग में क्या होते हैं, 9 कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुक में बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, यू जस्ट नो, देयर इज नो नीड टू गो इन डेप्थ, ठीक है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दे आर 9 कंपोनेंट ऑफ लेवल ऑफ लिविंग। उसमें जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हेल्थ है, बस, ठीक है। लेवल ऑफ लिविंग में 9 कंपोनेंट है जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हेल्थ है। द नेक्स्ट कंपोनेंट इज सब्जेक्टिव कंपोनेंट। सब्जेक्टिव कंपोनेंट फिजिकल 2 चीज़ों पे डिपेंड कर, मतलब बहुत सारे इसके अंदर तुम लोगों को आ जाएंगे, पर हमें जो है हम विल डिस्कस ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ को कहते हैं PQL, ठीक है, ये एक इंडेक्स होता है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQL1। अब इसके अंदर क्या है, एल इसमें जो होगा, एक तो लिटरेसी रेट आ जाएगा, उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आ जाएगा, उसके बाद जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर, ठीक है, 1 साल पे क्या है। सबसे इसमें 3 चीज़ें याद रखो, PQL, एक तो L1 यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर, जो इन्फेंट है जब 1 साल का हो जाएगा उस टाइम पे उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। उसके बाद जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है और लिटरेसी रेट क्या है, ठीक है, ये 3 याद रखो। इसको फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स कहते हैं, PQL1। अब इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है, इंडिया में जो होता है PQL जो है 65 है।
तो बस इतने ही ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है एक तो, और दूसरा 3 चीज़ें, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और उसके बाद जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर। नेक्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स के अंदर क्या आ जाएंगे, 3 डायमेंशन आ जाएंगे। याद क्या रखना है, वी हैव टू रिमेंबर द 3 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स। इसके अंदर क्या आ जाएगा, सबसे पहले लॉन्जिविटी, ठीक है, उसके बाद नॉलेज, उसके बाद इनकम। ठीक है, लॉन्जिविटी, नॉलेज, इनकम। ठीक है, LKI इसको बोल सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स में क्या है, लॉन्जिविटी का मतलब है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने का क्या है कि यहाँ पे PQL1 में क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर, इसमें क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। उसके बाद क्या है, इसके अंदर नॉलेज आ जाती है, इनकम आ जाती है। बस ये तीनों चीज़ें याद रखो, लॉन्जिविटी, नॉलेज, इनकम, ये इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद HDI जो है, अब क्या था पढ़ा था हमने, उसके अंदर PQL1 जो था 65 था, लेकिन ये होता है 0.619, ये याद रखना है। इतना हो गया, आगे चलते हैं। मोर्टेलिटी इंडिकेटर, मोर्टेलिटी इंडिकेटर, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। हेल्थ को कौन इंडिकेट करता है, तो हेल्थ को इंडिकेट करने वाले बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, पर मैं तुम लोगों को सिर्फ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बताऊंगी जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तो मोर्टेलिटी इंडिकेटर में सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर है, और हमें पता ही है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ डेथ under 1 year of age in a given year to the total number of life birth in the same year। ठीक है, ये जो है जिस ईयर में, फॉर एग्जांपल अगर ये 2000 चल रहा है, 2000 ईयर चल रहा है, तो एक साल के बच्चे कितने मरे हैं। ठीक है, डेथ एट 1 ईयर, 1 ईयर पे एक साल में कितने बच्चे मरे हैं, टू द टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन द सेम ईयर, कि उसी साल में कितने बच्चे पैदा हुए हैं। ठीक है, ये इसका क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर क्या है कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। सेकंड इज, ये वाला रहने दो, मत करो। अब नेक्स्ट है, ये जो था मोर्टेलिटी रेट, इंडिकेटर ऑफ हेल्थ में हमने पहला पढ़ा मोर्टेलिटी रेट। दूसरा हमको याद रखना है कि डिसेबिलिटी रेट्स, दूसरा हमें याद रखना है डिसेबिलिटी रेट। उसके अंदर हमको याद रखना है सुलिवेंस इंडेक्स। सुलिवेंस इंडेक्स के अंदर क्या है, ये डिसेबिलिटी का इंडिकेटर होता है। ये जो है किसके लिए है, ये जो सुलिवेंस इंडेक्स है, ये इंडिकेटर है, इट इज़ दी एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ फ्री फ्रॉम डिसेबिलिटी। ये लाइफ की जो एक्सपेक्टेशन है, फॉर एग्जाम्पल जब कोई बच्चा पैदा हुआ या फिर कभी कोई एडल्ट है, कोई भी है, तो कितनी लाइफ की एक्सपेक्टेशन है कि उस इंसान को कोई डिसेबिलिटी नहीं होगी, यानी वो बेड रिडन नहीं होगा, या वो अपने प्रॉपर जो है अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ कर पा रहा है। कितनी एक्सपेक्टेशन है, तो सुलिवन इंडेक्स क्या कंप्यूट करता है, कितनी लाइफ है। फॉर एग्जाम्पल अप्रॉक्सीमेटली अगर 20 ईयर्स किसी को देख के, उसकी सारी पूरी स्टेट को देखे, ये देखा जाता है एटलीस्ट ये इंसान जो है 20 साल जो है वर्क कर लेगा, उसकी जो है प्रोबेबली इतना साल जो है उसको कोई डिजीज़ होने के चांसेस कम है, तो उसको बोलते हैं, वो इंडेक्स क्या बताते हैं, सुलिवन इंडेक्स। ठीक है, इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ अ डायरेक्ट इंडिकेटर और मोस्ट एडवांस्ड इंडिकेटर। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्या होता है, मोस्ट एडवांस्ड इंडिकेटर जो कि अवेलेबल है। अच्छा, इससे इम्पॉर्टेंट जो चाइल्ड्स मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, ये जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर है, और ये जो है सुलिवेंस इंडेक्स जो है वो क्या है, मोस्ट एडवांस्ड इंडिकेटर। उसके बाद आगे चलते हैं, इतना समझ में आ गया, इतना हो गया, इतना हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो है सुलिवेंस इंडेक्स के बाद डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर का मतलब ये होता है कि किसी को कोई डिसेबिलिटी हो गई और उस डिसेबिलिटी के साथ साथ उसने कितनी लाइफ जी ली है, उस इंसान ने कितनी लाइफ जी ली है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, एक डिजीज़ का बर्डन ऑफ डिजीज़ कितना है, किसमें,
डिफाइंड पॉपुलेशन में, एक डिफाइंड पॉपुलेशन में क्या है, बर्डन ऑफ डिजीज़ कितना है ये बता रहा है, ठीक है। कोई पॉपुलेशन है कहीं की तो उस पर कितनी डिजीज़ का बर्डन है। दूसरा जो है ये क्या बताता है, लॉस्ट टू प्रीमेच्योर डेथ और ईयर लिव्स विद डिसेबिलिटी एडजस्टेड। मतलब दो चीज़ें इसके अंदर याद रखो, क्या बता रहा है, एक तो ये बर्डन ऑफ डिजीज़ बता रहा है, पहला पॉइंट ये याद रखो, यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज़ द बर्डन ऑफ दिस शोज द बर्डन ऑफ डिजीज़। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। मेन जो है क्या याद रखना है, अच्छा जितने भी मैंने बताया ना, यू हैव टू रिमेंबर द फुल फॉर्म सबकी, ठीक है। उसके बाद जो है ये क्या बताता है, प्री मैच्योर डेथ बताता है ना, प्री मैच्योर डेथ बताता है कि कितनी लाइफ चली गई प्रीमेच्योर डेथ की वजह से, और कितनी किसी को बीमारी हो गई तो कितने साल जो है उस डिसेबिलिटी के साथ उसने सर्वाइव किया। उसके बाद क्या है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। इसके अंदर क्या है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड तो हमको पता है, ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये एजेंट होता है, होस्ट होता है, एनवायरनमेंट होता है। एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। तो अब फॉर एग्जांपल ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या है, अकरेंस एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ एनी डिजीज़, ठीक है। कोई डिजीज़ की होना और उसको मैनिफेस्ट करना कि ये हो सकता है, ठीक है। कोई डिजीज़ होना या ये हो सकता है, उसके चांसेस को ये 3 फैक्टर डिटरमिन करते हैं, अकरेंस एंड मैनिफेस्टेशन। याद रखना, अकरेंस एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ एनी डिजीज इज डिटरमिन्ड बाय 3 फैक्टर, एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट। तो एजेंट फॉर एग्जांपल, अगर कोई एजेंट है, फॉर एग्जांपल वायरस प्रेजेंट है, ठीक है, वायरस प्रेजेंट है, और होस्ट जो है, होस्ट तो ऑब्वियसली ह्यूमन होगा या एनिमल्स भी हो सकते हैं, और एनवायरनमेंट है कि कंटेमिनेटेड वाटर है, कंटेमिनेटेड वाटर है, तो क्या होगा, डिजीज़ होने के चांसेस है। अगर इनमें से एक भी चला गया, मान लो कंटेमिनेटेड वाटर है पर वायरस नहीं है, वायरस ही है ऑब्वियसली, कंटेमिनेटेड वाटर होगा, तो इनमें से होस्ट ही नहीं है, वायरस प्रेजेंट है, तो भी क्या होगा, एपिडेमियोलॉजी नहीं होगी, है ना। तो उसके लिए इन तीनों का ये होना ज़रूरी है, तीनों कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। उसके बाद क्या है, मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन। मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन किसने दी है, मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन दी है पिटेनकोफर ऑफ म्यूनिच ने। इसका मतलब इन्होंने ये बोला, इसका मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन का मतलब ये है कि कोई भी एक बीमारी होने के लिए सिर्फ एक कॉज नहीं होता। फॉर एग्जांपल लंग कैंसर या कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होने के लिए सिर्फ एक कॉज नहीं होता, इसके मल्टी फैक्टर कॉज भी हो सकते हैं, है ना। स्ट्रेस हो गया, हार्ट स्मोकिंग कोई ज़्यादा कर रहा है, तो इस सब से की वजह से भी क्या हो सकता है, मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन हो सकता है। और दिया किसने था, ये याद रखना है तुम लोगों को, ये किसने दिया था, पिटेनकोफर ऑफ म्यूनिच ने दिया था। उसके बाद क्या है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा एक चीज़ ये अभी तक जो है ज़्यादातर याद रखने वाली चीज़ें, अभी तक जो भी मैंने बताया है उसमें याद रखने वाले समझाने वाले कुछ नहीं है, तो अभी जो स्टार्ट होगा धीरे धीरे थोड़ा सा क्या होगा, समझाने वाला स्टार्ट होगा। फेजेस ऑफ अ डिजीज, एक डिजीज होते हैं उसके फेजेस होते हैं, एक होता है प्री पैथोजेनिक फेज, एक होता है पैथोजेनिक फेज। प्री पैथोजेनिक फेज क्या है, किसी भी पैथोजन की एंट्री से पहले वाला फेज, ठीक है। अभी वो पैथोजन जो है एनवायरनमेंट बोल रही हूँ, एनवायरनमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, पर अभी ह्यूमन बॉडी में, मैन के अंदर एग्जिस्ट नहीं किया है, ठीक है, एंटर नहीं हो पाया अभी, पर एनवायरनमेंट में है, रिस्क फैक्टर है कि वो एंटर कर जाएगा। तो प्रीलिमिनरी फेज होता है किसी भी डिजीज के ऑनसेट के पहले। ये पॉइंट याद रखो कि यहाँ से कि अभी एंटर नहीं किया है पर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। मेरी टंग आज बहुत स्लिप हो रही है, तो उसको बोलते हैं प्री पैथोजेनिक फेज, ओके। नेक्स्ट क्या है, पैथोजेनिक फेज। पैथोजेनिक फेज क्या है, उसके अंदर जो एजेंट है वो ससेप्टेबल, उसने होस्ट ढूंढा और एनवायरनमेंट में से ह्यूमन बॉडी के अंदर चला गया, ठीक है, एंट्री कर लिया उसने ह्यूमन बॉडी के अंदर। बिगिंस विद द एंट्री ऑफ द डिजीज। ये याद रखना, क्वेश्चन यहीं से राइज होता है कि अभी एनवायरनमेंट में अगर नहीं घुसा है तो उसको प्री पैथोजेनिक फेज कहेंगे, पर वो एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट है। पर अभी अगर वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर गया है तो उसको बोलेंगे हम पैथोजेनिक फेज, क्योंकि अब वो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या करेगा, जाके मल्टीप्लाई करेगा और टिश्यू के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, डिजीज होगी,
क्लियर। इसके अंदर दो चीज़ें आती है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है और पैथोजेनिक पीरियड होता है, दो होते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड और पैथोजेनिक पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड जब एजेंट जो है चुपचाप मल्टीप्लाई कर रहा होता है, और पैथोजेनिक पीरियड जब एजेंट अपने साइंस सिम्टम्स शो कर देता है। बस क्लियर, इतना हो गया, इतना याद रखो। आगे चलते हैं। अब जो एजेंट है, जो वायरस है, वो क्या करेगा, देखो एजेंट क्या है, जो भी वायरस है उसको एजेंट बोलेंगे। तो उसका बिहेवियर 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एजेंट जो होता है उसका बिहेवियर 3 चीज़ों पे, डिजीज़ को करने में 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो क्या होता है, पहली चीज़ है इनफेक्टिविटी, दूसरी है पैथोजेनिसिटी उसकी, और तीसरी है विरुलेंस। ठीक है, जो इनफेक्टिविटी है उसकी एजेंट की, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है, जो भी वायरस है, बैक्टीरिया है, वो बॉडी के अंदर इन्वेड कर ले और मल्टीप्लाई करे होस्ट की बॉडी के अंदर, उस एबिलिटी को कहते हैं इन्फेक्टिविटी। मतलब वो कितना इन्फेक्टिविटी है, कितना वो आसानी के साथ इन्वेड कर सकता है और मल्टीप्लाई कर सकता है। मगर अगर मान लो जो एजेंट है, वायरस है, उसकी क्वांटिटी बहुत कम है और वो वीक है, तो वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, है ना, इन्वेड नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, तो वो इन्फेक्टिविटी उसकी कम है। अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग वायरस है तो वो ईजिली मल्टीप्लाई कर पाएगा, ईजिली इन्वेड कर पाएगा। तो फर्स्ट उसकी एबिलिटी है इनफेक्टिविटी एजेंट की। ठीक है, सेकेंड है पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी का मतलब होता है क्लिनिकली एपरेंट डिजीज। ठीक है, अभी बताऊंगी आगे एपरेंट डिजीज क्या होती है, वो चलो यहीं बता देती हूँ। एपरेंट एक टर्म होती है, एपरेंट एक होती है टर्म इनएपरेंट। एपरेंट का मतलब होता है जो डिजीज साइंस एंड सिम्टम्स शो करने लग जाए। ठीक है, साइंस एंड सिम्टम्स शो करने लग जाए, ठीक है, उसको बोलेंगे एपरेंट डिजीज। तो पैथोजेनिसिटी उसकी दूसरी एबिलिटी है जब वो क्लिनिकली एपरेंट इलनेस शो करने लग जाए, यानी कि जो वायरस है इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो डिजीज पैथोजन, मतलब कि क्या बोलूँ कि अपनी डिजीज करने लग जाए, साइंस सिम्टम्स शो करने लग जाए, सिंपल। विरुलेंस क्या होता है, वो प्रपोर्शन क्लिनिकल केसेस का जिनके अंदर जो डिजीज है उसकी बहुत सिवियरिटी हो जाए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। अब चलो मैं तुमको बताती हूँ, एग्जाम्पल देते हैं। एक केस है, अब कोई एजेंट था, एक एनवायरनमेंट है और एनवायरनमेंट में एक ऐसा पर्सन खड़ा है जिसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, वहाँ पे वायरस है कोल्ड के। ठीक है, कोल्ड का वायरस प्रेजेंट है, चलो ठीक है। कोल्ड के वायरस का कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है, इम्यूनिटी पर्सन की कितनी स्ट्रांग है, उस सब चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो उस कोल्ड वायरस की इन्फेक्टिविटी क्या होगी, उसकी एबिलिटी कि वो कितनी आसानी से एंटर कर जाए होस्ट की बॉडी के अंदर और मल्टीप्लाई करे, इन्वेड कर जाए और मल्टीप्लाई करे, ये एबिलिटी को बोलते हैं इन्फेक्टिविटी। सेकेंड क्या है, पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी का मतलब ये है, ये वायरस जो है अपने, अब ऐसा भी है कि कितने सारे वायरस डेली हम कितने सारे वायरस बैक्टीरिया से मतलब हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, पर फिर भी वो अपनी डिजीज कर पाते हैं, अपने साइंस सिम्टम्स शो कर पाते हैं या नहीं, वो तो डिपेंड करता है उसकी पैथोजेनिसिटी के ऊपर। यानी कि दूसरा एबिलिटी टू प्रेजेंट क्लिनिकली एपरेंट इलनेस। ठीक है, इन्फेक्टिविटी के बाद वो क्या करेगा, एक एपरेंट इलनेस देगा, मतलब कि एपरेंट इलनेस, वो इलनेस जिसके क्या साइंस सिम्टम्स शो होंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं पैथोजेनिसिटी। थर्ड प्रॉपर्टी है उसकी विरुलेंस। विरुलेंस का मतलब ये है कि अब वो वायरस, मान लो उसने कोल्ड और फ्लू तो किया ही, साथ में फिर इतना स्ट्रांग हो गया कि उसकी वजह से लास्ट में निमोनिया हो गया। ठीक है, उसकी जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थी, जो सिवियरिटी थी, वो क्या हो गया, कॉम्प्लिकेशन, उसने एज अ कॉम्प्लिकेशन क्या कर दिया, निमोनिया। तो मैं तुम्हें दोबारा से इसको अगर शॉर्ट में मैं तुम्हें बताऊं, शॉर्ट में मैं लिखूं तो तीन चीज़ें हैं। सब फर्स्ट है इन्फेक्टिविटी, दूसरी है पैथोजेनिसिटी और तीसरी है विरुलेंस। इन्फेक्टिविटी का मतलब ये है एबिलिटी टू इन्वेड, सिंपल याद रखो, टू इन्वेड। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई, ये हो गया क्लियर। सेकंड है, तुम लोग याद रखो कि एबिलिटी टू कॉज क्लिनिकली एपरेंट इलनेस। ठीक है,
और थर्ड है विरुलेंस, उसकी सीवियर क्लिनिकल एबिलिटी टू कॉज सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, मेरा पेन आज बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। ये हो गया क्लियर इतना, अब आगे चलते हैं। बस इसमें इतना ही याद रखना है, ये तीनों चीज़ें बहुत, ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें याद रखनी है। ये सॉरी विरुलेंस, पैथोजेनिसिटी, इन्फेक्टिविटी। ओके, अब नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आइसबर्ग ऑफ डिजीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें मैं तुम लोग को एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ आइसबर्ग ऑफ डिजीज से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ। इसके अंदर आइसबर्ग फिनोमिना जो है ये बताता है कि डिजीज़ के कितने डायग्नोस्ड केस हो चुके हैं, कितने जो है हिडन मास है डिजीज़ का, मतलब टोटल कितनी डिजीज़ प्रेजेंट है कहीं किसी जगह पे। ठीक है, तो आइसबर्ग फिनोमिना में क्या होता है, इसका मतलब ये है कि वाटर लाइन है। अगर एक सी देखा जाए तो ये वाटर लाइन है, ये इस वाटर लाइन के ऊपर एक फ्लोटिंग टिप होगी, इस वाटर लाइन के नीचे एक सबमर्ज्ड पोर्शन होगा। मैंने क्या बोला, ये जो है सबमर्ज्ड पोर्शन है, सबमर्ज्ड एरिया, सबमर्ज्ड एरिया। ये क्या है, फ्लोटिंग टिप है। ठीक है, ये है फ्लोटिंग टिप। ठीक है, तो जब आइसबर्ग फिनोमिना क्या है, एक अगर सी लिया जाए तो उसके ऊपर एक आइस होती है, फ्लोटिंग टिप होती है, उसके नीचे एक बहुत बड़ी हिडन मास होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो फ्लोटिंग टिप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट करती है जो एक फिजिशियन को दिखता है। अगर कोई डॉक्टर है उसको जो नज़र आता है वो तो फ्लोटिंग टिप है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे किसी डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आया साइन सिम्टम्स लेके, तो जो पेशेंट है उसको दिख रहा है वो कि उसको कोई प्रॉब्लम है, उसको टाइफाइड है, कोई भी उसको डिजीज़ है, ये तो फिजिशियन देख पा रहा है, डायग्नोज उसको कर पा रहा है। यानी ये फिजिशियन के क्या होंगे, क्लिनिकल केसेस होंगे। यानी कि फ्लोटिंग टिप क्या रिप्रेजेंट करती है, क्लिनिकल केसेस जो फिजिशियन देखता है। दो पॉइंट इसके अंदर याद रखो, एक तो जो फिजिशियन को दिखता है, एक तो जो फिजिशियन को दिखता है और दूसरा क्या है, क्लिनिकल केसेस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा जो सबमर्ज्ड पोर्शन है, सबमर्ज्ड पोर्शन वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है हिडन मास को, जो फिजिशियन को नहीं दिखता, जो हिडन मास। अब ये हिडन मास क्या हो सकता है, ये हिडन मास हो सकता है लेटेंट केसेस। लेटेंट केसेस के अंदर क्या है कि डिजीज़ ख़त्म हो गई, वायरस अभी भी है बॉडी के अंदर, और फिर जैसे ही वो इम्यूनिटी वीक हुई पेशेंट की, उसने अपॉर्चुनिटी देखी और फिर वो मल्टीप्लाई करेगा। तो लेटेंट केसेस, जब वायरस जो है बॉडी के अंदर है, छुपा हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है, पर वो मौका ढूंढ रहा है, अभी वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो कोई इन्फेक्शन कर पाए, उसको बोलते हैं लेटेंट केसेस। लेटेंट केसेस समझ में आ गया। इन एपरेंट केसेस का मतलब ये है वायरस बॉडी में एंटर किया पर वो जो है क्लिनिकली साइन सिम्टम्स नहीं शो कर पाया। इन एपरेंट केसेस क्लिनिकल इलनेस नहीं कर पाया, और एपरेंट उसके अपोजिट क्या होता है, क्लिनिकल साइन सिम्टम्स जो है शो कर देता है, उसको एपरेंट केस बोलते हैं। उसके बाद प्री सिम्टोमेटिक केस। अभी जो है प्री सिम्टोमेटिक का मतलब ये है कि पता है वायरस बॉडी के अंदर चला गया पर अभी वो इतनी मल्टीप्लिकेशन उसकी नहीं हो पाई है, तो इस वजह से उसको बोलेंगे अब सिम्टम्स नहीं आए, इतनी मल्टीप्लिकेशन नहीं आई कि हो पाई कि सिम्टम आए, उसको बोलते हैं प्री सिम्टोमेटिक केसेस। ठीक है, लिख लेना ये सब। उसके बाद अनडायग्नोस्ड केसेस। अनडायग्नोस्ड केसेस मतलब जिन केसेस की डायग्नोसिस ही नहीं हो पाई। फॉर एग्जांपल कोविड किसी लोगों को कोविड हुआ और वो उन्होंने नज़ला जुकाम होके बस मान के वो सही भी हो गया, पर उनकी डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हो पाई कि इसको कोविड हुआ है ना। तो अनडायग्नोस्ड केसेस। कैरियर इन द कम्युनिटी। कैरियर इन द कम्युनिटी का मतलब तो हमें पता ही है, इसका तो बेस्ट एग्जांपल टाइफाइड है ना, क्रोनिक टाइफाइड। उसमें क्या है कि जब पेशेंट को टाइफाइड हो भी जाता है, ख़त्म भी हो जाता है, उसके साइन सिम्टम्स भी ख़त्म हो गए, पर उनकी बॉडी में टाइफाइड प्रेजेंट है, वो एज अ कैरियर काम कर रहे हैं, पर वो दूसरों को टाइफाइड दे सकते हैं, है ना, वो दूसरों को टाइफाइड दे सकते हैं, उसी को बोलेंगे वर्किंग एज अ कैरियर इन द कम्युनिटी। कम्युनिटी नहीं, कम्युनिटी, ओके, कम्युनिटी में
तो ये सारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आ गई, लेटेंट केस यानी ये सारा जो है हिडन मास है जो फिजिशियन को नहीं दिखता है ना। तो ये क्या हो गया, हमने देखा लेटेंट केस हो गया, इनअपरेंट केस हो गया, प्री सिम्टोमेटिक, अनडायग्नोज केस, कैरियर इन दी कम्युनिटी, ये सारा इसके अंदर क्या आता है, सबमर्ज्ड क्वेश्चन के ऊपर आ जाता है। इसी के बेस पे क्वेश्चन हम करेंगे अभी, ठीक है। इतना समझ में आ गया क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड है ये जो वाटर लाइन है, ये रिप्रेजेंट करती है एपरेंट और इनअपरेंट केसेस डिजीज के बीच में। एपरेंट डिजीज क्या है, एपरेंट डिजीज अभी मैंने बताया था, जो अपने क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम शो कर दे, जो क्लिनिकल साइन सिम्टम्स शो कर दे उसको बोलेंगे एपरेंट डिजीज। और जो क्लिनिकली नो साइन एंड सिम्टम्स, डिजीज तो है पर साइन सिम्टम नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, किसी किसी को कोविड हुआ पर उसको कोई साइन सिम्टम्स ही नहीं आया है ना, तो इसमें क्या हुआ उसको बोलेंगे हम तो इनअपरेंट डिजीज। तो अब इसके बीच की जो वाटर लाइन है, वाटर लाइन ये रिप्रेजेंट करती है, डिमार्केशन है ये एक तरीके की एपरेंट और इनअपरेंट डिजीज के बीच की। अब लास्ट इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट द फिजिशियन सी, फिजिशियन को क्या दिखता है, ऑब्वियसली फिजिशियन को क्या दिखता है, सिम्टोमेटिक केस या फिर क्लिनिकल केसेस दिख जाते हैं, क्लिनिकली इल केस दिख जाते हैं है ना। लेकिन फिजिशियन को क्या नहीं नजर आता, उसको नहीं नजर आते प्री सिम्टोमेटिक डिजीज, उसको लेटेंट केस नहीं पता लग चलते, अनडायग्नोज केस, प्री सिम्टोमेटिक केस, इनअपरेंट, कैरियर इन द कम्युनिटी फिजिशियन को नहीं दिखते। तो जो सिम्टोमेटिक केस है उसकी तो डायग्नोसिस हो जाती है, उसको तो पता कर लिया जाता है, डायग्नोसिस बनाना मतलब कि पता कर लिया जाता है। लेकिन जो प्री सिम्टोमेटिक ये वाले केस होते हैं, वाले सारे केस होते हैं, उनकी स्क्रीनिंग करी जाती है। स्क्रीनिंग कौन करते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट उसकी क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है, उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। तो स्क्रीनिंग से क्या पता लगता है, फॉर स्क्रीनिंग का मतलब क्या है, पहले तो ये बताओ मुझे। स्क्रीनिंग का मतलब ये है कुछ किसी भी एक बड़े एरिया में, किसी भी कोई फॉर एग्जांपल इंडिया का भी कोई दिल्ली ले लिया गया, दिल्ली में हेल्थ केयर जो वर्कर्स हैं वो घर घर जाकर कोई स्लाइड्स कलेक्ट कर रहे हैं या ब्लड सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, ये देखने के लिए, मान लो कोई एपिडेमिक फैला हुआ है, ठीक है, तो घर घर जाकर क्या कर रहे हैं, या घर घर नहीं जाकर पेशेंट आ रहे हैं तो बहुत बड़े लेवल पे क्या कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि कितने लेवल पे बीमारी फैली हुई है। क्योंकि ये प्री सिम्टोमेटिक केस है तो वो घर घर जाकर साइन सिम्टम पूरी डायग्नोस मतलब कोशिश कर रहे हैं कि पता लगे कि इस एरिया किस एरिया में ये इन्फेक्शन, कितने लेवल पे इन्फेक्शन फैला हुआ है ना, उसकी स्क्रीनिंग करना बोलते हैं। तो ये चीज़ें हो गए कि जो फिजिशियन को दिखता है और फिजिशियन को नहीं दिखता। सिम्टोमेटिक डिजीज दिखती है, प्री सिम्टोमेटिक और ये सारी डिजीज नहीं दिखती है फिजिशियन को। अब आते हैं आइसबर्ग फिनोमेना, कौन कौन सी डिजीज नहीं शो करती। ये चारों जो डिजीज हैं इसको हम बोल सकते हैं, इसको ऐसे याद रखो MTR2, MTR2 यानी मुझे ऐसे याद कर लो, मुझे तो रट्टो, ठीक है। तो MTR2 आर रूबेला रेबीज, T फॉर टेटनस और M फॉर मीजल्स, इसको याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चारों जो डिजीज हैं ये आइसबर्ग फिनोमेना नहीं शो करती हैं, ठीक है। चलो अब आज का इतना ही टॉपिक था। अब हम क्या करेंगे, कुछ MCQ सॉल्व करेंगे, किसी को कुछ कंफ्यूजन हो, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन योर कमेंट सेक्शन। लेट्स बिगिन द MCQ। पहले तो मैंने जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं कि आजकल जो पैटर्न है MCQ का वो और भी ज़्यादा थोड़ा टफ हो गया है। इसमें क्या होता है, छोटे एक ही क्वेश्चन में 3-4 चीज़ें साथ में पूछ ली जाती है। तो पहला पैटर्न है कि उसमें एजर्शन बेस्ड MCQ आ जाता है। इसके अंदर क्या होता है, एजर्शन दिया होता है, रीज़न दिया होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक ही क्वेश्चन में पूछ ली गई है। दूसरा टाइप क्या है, एक सिंपल टाइप के क्वेश्चन इस तरीके के भी पूछ लिया जाता है, ये तो हमारा हमेशा से चलता आ रहा है। तीसरा पैटर्न क्या है, मैचिंग में क्या है, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन को उन्होंने पूछ लिया है। उसके बाद क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड MCQ भी आने लगे हैं जिसमें ट्रू फॉल्स टाइप के MCQ होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, 4, 5, 6, 7 MCQ कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में, फिर देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, स्टार्ट करें। फर्स्ट MCQ इज assertion बेस्ड। द
The WHO definition of health include complete mental, physical and social well-being. ये तो हमें पता है, 3 चीज़ें इसके अंदर आती है, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है, ये तो हमको पता है 3 चीज़ें। उसके बाद रीज़न क्या है, क्योंकि उन्होंने बोला हेल्थ इज सोलिली द एब्सेंस, नॉट सोलिली द एब्सेंस ऑफ disease and infirmity. Health is solely the absence of disease and infirmity, या not health is solely not the absence of disease and infirmity. इसमें क्या है, हमको पता लगे कि assertion तो इसमें करेक्ट है, लेकिन इसमें जो रीज़न है, जो रीज़न दिया है वो फॉल्स है, ठीक है। assertion is true, reason is false, इसका आंसर ही हो जाएगा। ओके, the next question is what is the water line in the iceberg of disease used to demarcate। ये जो iceberg मैंने फिनोमिना बताया था, यहाँ पे ये आइसबर्ग फिनोमिना था जिसके अंदर है फ्लोटिंग टिप, ठीक है, ये है फ्लोटिंग टिप, और नीचे जो था क्या था, सबमर्ज्ड पोर्शन, नीचे था सबमर्ज्ड पोर्शन, ये था ना। तो अभी क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके बीच में जो वाटर लाइन होती है वो क्या डिमार्केट करती है, ठीक है। सबसे पहले तो ये याद करो कि ये जो फ्लोटिंग टिप था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, फ्लोटिंग टिप रिप्रेजेंट कर रहा था क्लिनिकल केसेस को रिप्रेजेंट कर रहा था, है ना, क्लिनिकल केसेस या जो फिजिशियन के पास आते हैं डायग्नोस्ड केसेस, क्लिनिकल केसेस। और ये वाला जो सबमर्ज्ड पोर्शन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हिडन मास को, कौन सा जो है पोर्शन हिडन है, ठीक है, उसमें लेटेंट केसेस, एपरेंट, इनएपरेंट केसेस, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। और क्लिनिकल केस में क्या जाते हैं, एपरेंट केसेस। एपरेंट केसेस का मैं बता चुकी हूँ, इसका मतलब क्या होता है कि जो केसेस अपने साइंस और सिम्टम्स हमको जिसके नज़र आते हैं, जिस केस के हमें जो है साइंस सिम्टम नज़र आ रहे होते हैं वो एपरेंट केस हो जाते हैं, और जिस केस के हमें साइंस सिम्टम्स नहीं नज़र आ रहे होते वो हो जाते हैं इन एपरेंट केसेस। क्लियर, ये इतना मैंने तुम लोग को बता दिया। अब तो वाटर लाइन, ये जो वाटर लाइन, बीच की वाटर लाइन है, क्या डिमार्केट करेगी, डिमार्केट करती है हिडन मास को, नहीं, हिडन मास तो सबमर्ज्ड पोर्शन होता है, एपरेंट इन एपरेंट केसेस के को, ऑब्वियसली ये एपरेंट केस है, यहाँ पे ये एपरेंट पोर्शन है, ये इन एपरेंट केसेस है, तो इसके बीच की जो मार्क की लाइन है वो ये रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच के बेस पे है। सबसे पहले इसके अंदर 4 चीज़ें दे रखी हैं, HDI हमने पढ़ा है, PQL1 है ये, उसके बाद डाली DALY है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है, ठीक है। सबसे पहले मैच कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने तुम लोगों को एक HDI और PQL1 जो है हमारा सेम सा लगता है, लेकिन मैंने तुमको एक डिफरेंशिएटिंग फीचर्स बताया था, 2 फीचर बताया था, जिसके अंदर क्या था, जिसके अंदर जो HDI था, पहले तो देख लेते हैं। मेजर द बर्डन ऑफ डिजीज कंसीडरिंग द लॉस टू प्रीमेच्योर डेथ एंड ईयर लिव्ड विद डिसेबिलिटी। ओके, तो ये क्या, सबसे पहले जो डिसेबिलिटी था, मतलब कि ये क्या करता है, ये किसका आंसर होगा, बर्डन ऑफ डिजीज कौन मेजर करता है, डाली, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, है ना, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर था ना डाली का मतलब, ये करता है बर्डन ऑफ द डिजीज को मेजर करता है, और क्या करता है साथ में क्या करता है, जो ईयर लॉस्ट हुए हैं प्रीमेच्योर डेथ की वजह से, और ईयर जो लिव्ड है डिसेबिलिटी के साथ साथ, उन दोनों को ही मेजर करता है, ठीक है। ये डाली, यानी इसका तो ए हो गया, यानी 3 का सबसे पहले ए हो गया। उसके बाद क्या है, यानी कि हमको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सबसे पहले जो ए से स्टार्ट है, उसके बाद हम देख लेंगे कि क्या है, PQL1 चलो ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसका, अ कंपोजिट इंडेक्स कंप्राइजिंग कंपोजिट इंडेक्स कंप्राइजिंग मेजर ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड इनकम। यानी इसमें 3 चीज़ें हैं, इसमें है लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एजुकेशन एंड इनकम है, 3 चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ये किसका था, ये था HDI का, HDI यानी कि ह्यूमन, और सोचो क्या था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI का था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि 1 का क्या हो गया, B हो गया, 1 का क्लियर हो गया कि B हो गया। नेक्स्ट क्या है, PQL1। अच्छा, इसका नेक्स्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन है द इंटरेक्शन ऑफ द एजेंट होस्ट एंड एनवायरनमेंट। एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट, ये तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है, यानी कि 4th का हो गया हमारा C, और लास्ट बचा क्या, 2 का बचा यानी D। अब यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर हमको पता है ना, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लाइफ
एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर, और ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स में क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सिंपल, एजुकेशन और इनकम। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, 1 का बी यानी इसका ये वाला ऑप्शन है। ओके चलो, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या स्टेटमेंट 1 दे रखी है, स्टेटमेंट 2 दे रखी है। मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन इज द कॉन्सेप्ट दैट अप्लाइज द वाइड रेंज ऑफ डिजीज इंक्लूडिंग लंग कैंसर, कोरोनी, यानी कि मैंने तुम लोगों को बताया ना, मल्टी फैक्टर कॉजेशन का मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि एक डिजीज जिसके कॉज मल्टीपल हो सकते हैं ना, तो उसमें वाइड रेंज ऑफ डिजीज आ जाती है, ये तो हमें पता है, ये तो ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन इज एक्चुअली होना चाहिए गिवन बाय, ठीक है, इज प्रपोज्ड बाय या गिवन बाय पिटेंकर कॉफर ऑफ यूनिट, जो भी तुम लोग इसको प्रोनाउंस करना चाहो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बस इनका नाम याद रखना। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, वो स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट मेंशन्ड एज अ पार्ट ऑफ आइसबर्ग फिनोमेना इन द टेक्स्ट। अच्छा, मैंने तुम लोग को बताया था MTR2, याद रखो, मुझे तो रटो, ठीक है। R फॉर रेबीज, R फॉर रुबेला, T फॉर टेटस, M फॉर मिजल्स। क्या ये पूरा ये फॉलो कर रहा है, नहीं, तो इसका ऑप्शन है C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेज ऑफ डिजीज प्रोसेस बिगिन with the entry of disease into a susceptible human host। अच्छा, डेफिनेशन देखो कि अभी क्या है, कौन सा फेज जो है, 3 फेज हमने पढ़े थे, एक तो हमने पढ़ा था प्री पैथोजेनिक फेज, ठीक है, एक पढ़ा था पैथोजेनिक फेज, फिर पैथोजेनिक फेज में हमने क्या पढ़ा था, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, तो जो प्री पैथोजेनिक फेज था, मैंने क्या बताया था, ये वो फेज है जब एजेंट जो है एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है पर ह्यूमन बॉडी में एंट्री नहीं किया, ठीक है। और पैथोजेनिक फेज क्या होता है, जब एजेंट जो है एंटर कर चुका है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, वो फेज है, और उसके अंदर क्या आ जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड आ जाता है, और दूसरा जो होता है इंक्यूबेशन पीरियड के अलावा पैथोजेनिक पीरियड आ जाता है, 2 पीरियड आ जाते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड आ जाता है और पैथोजेनिक पीरियड आ जाता है इसके अंदर, है ना। तो ये वाला जो है ह्यूमन के अंदर जो है, बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है पर इसके अंदर एंटर नहीं किया है। तो इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या है, विच फेज ऑफ द डिजीज प्रोसेस बिगिन विद द एंट्री ऑफ डिजीज, एंट्री कर चुका है यानी कि C। ओके, 7th क्वेश्चन है, विच व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज टू इन्वेड एंड मल्टीप्लाई इन होस्ट। सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ। 3 टर्म्स बताई थी एजेंट के अंदर, मैंने 3 टर्म्स बताई थी एजेंट के अंदर। पहली क्या बताई थी, इन्फेक्टिविटी बताई थी, दूसरी मैंने बताई थी इन्फेक्टिविटी बताई थी, दूसरी हाँ पैथोजेनिसिटी बताई थी, पैथोजेनिसिटी बताई थी, और तीसरी बताई थी विरुलेंस, ठीक है, विरुलेंस बताई थी। सबसे पहले इन्फेक्टिविटी में मैंने क्या बताया था कि एजेंट जो है इन्वेड कर पाता है या नहीं किसके अंदर, बॉडी के अंदर, और फिर वो मल्टीप्लाई कर पाता है या नहीं, ये क्या होता है हमारा इन्फेक्टिविटी, है ना। एबिलिटी एजेंट की, इन्फेक्टिविटी नाम से पता लग रहा है, एजेंट जो है उसकी एबिलिटी सिंपल याद रखो, किसकी, इन्वेड करने की, उसको बोलते हैं इन्फेक्टिविटी, है ना। याद आ रहा है कुछ। उसके बाद मैंने क्या बोलता, पैथोजेनिसिटी। अब पैथोजेनिसिटी में क्या है, वो एजेंट जो है साइंस सिम्टम्स, एबिलिटी टू शो साइंस एंड सिम्टम्स, बस इतना याद रखो, साइंस एंड सिम्टम्स शो करने की एबिलिटी को कहते हैं ये साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक है। और थर्ड क्या है, विरुलेंस क्या होता है, एबिलिटी टू शो सीवियरिटी, सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिजीज़ को सीवियर बनाना, उसको बोलते हैं विरुलेंस। इंक्यूबेशन पीरियड तो हमको पता ही है, जब एजेंट जो होता है बॉडी के अंदर एंटर कर चुका होता है और उस टाइम पे वो पूरा मल्टीप्लाई कर रहा होता है, पूरा तैयारी कर रहा होता है साइंस एंड सिम्टम शो करने की, है ना, हमको पता ही है इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो इसका आंसर क्या है, वापस आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन है एबिलिटी टू ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट टू इन्वेड एंड मल्टीप्लाई इन द होस्ट। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा इन्फेक्टिविटी, ठीक है। अब जो भी याद रखो, जो ये मैंने क्वेश्चन बनाए हैं वो उन्हीं पॉइंट्स को अपने माइंड में रख के बनाए हैं,
जो पॉइंट्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या तो ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं अपने, या इनमें, या फिर क्यों है क्या है ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से ही उठाए हुए हैं। तो इन पॉइंट्स को, जो मैंने पॉइंट्स आज बताए हैं, उनको बिल्कुल ऐसे अपने जहन में उतार लो। यू हैव टू रिमेंबर इट बाय हार्ट, है ना। तो इसको करना, और बिल्कुल इन, और जो एमसीक्यू मैं नीचे दे रही हूँ इनको अपना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इनको सॉल्व करो इन एमसीक्यू को, और उसके बाद ही मैं तुम लोगों को एमसीक्यू दे देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मुझे इसके नेक्स्ट क्लास में यू हैव टू डू इट एज योर होमवर्क फॉर नेक्स्ट क्लास, ओके। Okay, now I am going to end the class. Okay, tata, bye bye, Allah Hafiz.